खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत में हूँ शहजाद रज़ा। एक सियासी जमात ने सियासत को, पार्लिमान को, जमहूरियत को, आइन को एक गाली बना के रख दिया है। बात करते हैं, गालम गलौच करते हैं, ख़वातीन पर गलीज़ जुमले कसते हैं, मीडिया पर तनकीद करते हैं, ऐसी तनकीद करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, और उसके बाद माफ़ी भी नहीं मांगते। बानी कहते हैं कि जी मैं साथ खड़ा हूँ। जो लोग उनकी तनकीद, उन पर तनकीद कर रहे हैं, जो लोग पार्टी के उनके साथ नहीं हैं, वो बुज़दिल हैं, डरपोक हैं। बानी की इस बात पर आज उन्हीं लोगों ने, उसी जमात के बिल्कुल सरकर्दा रहनुमाओं ने कहा कि जी हम साथ खड़े हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें एक शाइस्तगी हुआ करती थी। पाकिस्तान की सियासत में एक डिबेट होती थी, एक आर्गुमेंट होता था, दलील होती थी। अब जब से ये एक एलिमेंट सियासत में शामिल हुआ है, वो दलील, आर्गुमेंट, वो तहजीब बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। और अब सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ गालम गलौच है, एक दूसरे का गिरबान फाड़ने की कोशिश में जो है वो बिल्कुल जो है ज़ोर शोर से आगे आगे हैं। और अभी भी अगर उनके हक में कोई बात की जाए तो उसको वो कमज़ोरी समझते हैं, बातचीत करने पर तैयार नहीं हैं, मुल्क में इंतशारी कैफियत पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इस सब का अंजाम क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा? अगर आपके खिलाफ कोई केसेस हैं, कानूनी कार्रवाई का सामना है, तो अदालत ही से रिलीफ लिया जा सकता है। और ये बात साबित है कि माजी में चाहे रहनुमा पीपल्स पार्टी के हों, मुस्लिम लीग नवाज के हों, MQM के हों, या किसी भी जमात से ताल्लुक हो, उन्होंने अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर किया, अदालत से ही रिलीफ लिया। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अदालत के हुक्म की जो है सरकोबी की हो, या अपने आप को स्टेट से या रियासत से ज़्यादा बड़ा जाहिर करने की कोशिश की हो। सो ये इंतशारी टोला है, इसकी लाइफ कुछ ज़्यादा नहीं है, ना हो सकती है। रियासत सबसे मजबूत होती है, और रियासत ही के लिए हमारे सब जो लॉयल्टीज़ हैं वो होनी चाहिए आईने पाकिस्तान के तहत। और पाकिस्तान के अवाम हैं वो इस चीज़ का फैसला कर सकते हैं, और ये फैसला होता है उस दिन जब अवाम निकलते हैं अपना वोट कास्ट करने। अवाम ने अपना वोट कास्ट किया, चाहे आपको जितने मर्जी वोट मिले हों, लेकिन आप इस काबिल नहीं हुए कि आप हुकूमत बना सकते। अब आपको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, आपको उन इदारों का एहतराम करना है। उसी इदारे के तहत आप इलेक्शन में गए थे। अब अगर आप कहते हैं कि जी हमने इलेक्शन तो लड़ा, लेकिन अब इलेक्शन में कोई गड़बड़ हो गई, बात ये थी कि आप इलेक्शन नहीं लड़ते, आप कहते जी हमारे साथ ये धांधली हो रही है, हमारे साथ फेयर प्ले नहीं किया जा रहा, ये बातें अपनी जगह पे। लेकिन अब जो इस वक्त हालत है, जो इंतशारी कैफियत है, या कुछ लोग ये भी हुकूमत से शिकवा करते हैं कि उनकी जो नरमी है, इसकी क्या वजह है, ये किस तरीके से अनफोल्ड होगी आगे जाके, इस पे आज गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हसन साबिर साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असम्बली हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कौसर काज़मी साहब तर्जुमान हैं, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है। कौसर काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कौसर काज़मी साहब आपसे ही मैं आगाज़ कर लेता हूँ, आप दूर बैठे हैं। क्वेश्चन इज़ दिस कि ये एक जलसा हुआ संगजानी के मकाम पे, वहाँ पे जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। जो तकारीर हुई, जो वहाँ पे हरकत हुई, जिस तरीके से वहाँ पे तशद्दुद हुआ, लोग ये सवाल करते हैं कि भाई आपने इजाज़त ही क्यों दी? आपके पास क्या माजी की मिसालें मौजूद नहीं थी? 9 मई को जो कुछ हुआ, 25 मई को जो कुछ हुआ, आप मजीद कितना उनको चांस देना चाहते हैं कि जहाँ पे आप समझें कि जी अब बस हो गई है, या आप मजीद चाहेंगे कि आगे भी अगर कोई दरख्वास्त आई, मीनार पाकिस्तान पे जलसा उन्होंने करना है इस माह के आखिर में, वो भी आप फिर इजाज़त दे दीजिए? कौसर साहब। शहजाद साहब, सबसे पहले तो मैं माजरत के साथ आपकी तसहीह करना चाहूंगा कि ये जलसा नहीं था, ये रियासत के खिलाफ एक अलम बगावत जो है वो बुलंद किया गया। आपने तमाम तर सूबे के जो रियासती जो आपके वसाइल है सूबाई, उनका इस्तेमाल करके, बेतरेक इस्तेमाल करके चढ़ाई की है, अपनी पावर शो की है कि हम किसी भी जगह 9 मील रोटी उसको जो है वो दोबारा हम रिपीट कर सकते हैं। बिल्कुल वही तर्ज अमल था आपका। यकीन करें, लग ये रहा था कि KP के जो अवाम हैं, हम बड़ी मुसद्दका इतलात हैं कि बहुत से ऐसे अफराद, कारोबारी अफराद पंजाब का रुख कर रहे हैं। सिर्फ इनकी क़यादत की वजह से 11 साल इन्होंने उस सूबे का बेड़ा गर्क करके रखा है। अब उन अफराद को ये उम्मीद थी आपसे कि आप जलसे में जाएंगे, कोई अवाम के लिए किसी पैकेज का ऐलान करेंगे, कोई फलाई कामों का, कोई तरक्याती कामों का ऐलान करेंगे, मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम है सियासी तौर पर उसको कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां पे आपने अवाम को क्या पैगाम दिया? आपने सोबाइयत को हवा दी। आप लोगों ने, कौसर काज़मी साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, कि 4 बजे से 7 बजे तक का वक्त, यानी कि 3 घंटे मुख्तस किए थे, या उनको इजाज़त दी गई थी कि आप इस दौरान वहाँ पे जलसा करें, अपनी सियासी बात करें, जो एहतजाज आपने करना है एक पुरअमन तरीके से करें। जब आपको मालूम था कि माजी में ये जमात ऐसी हरकत करती रही है, तो फिर इजाज़त देने की ज़रूरत क्या महसूस हुई? सर, हम शहजाद साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने तमाम तर जो रियासती इदारे हैं उनको आगाह किया था
इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी दी गई थी कि इनकी नीयत क्या है, ये किस नीयत से आ रहे हैं। लेकिन कहां से फेवर दी जाती है, क्या मैं रिपीट करूं या आपको अंदाजा नहीं, आपको पता नहीं है कि इंतशारी टोले को कहां से सहूलत दी जाती है, कौन इन पे दस्ते शफकत रखता है, कौन इनकी हौसला अफजाई करता है। तमाम तर चीजों के बाद 9 मई के मुजरिमों को अदालतों से कैसे छोड़ा जाता है? क्या ये चीज रिपीट करनी है? अगर कहते हैं तो मैं नाम लेके कर देता हूं, लेकिन हुकूमत की तरफ से तमाम तर खदशात को उजागर कर दिया गया था। अब जब दोबारा ऐलान हुआ, इसके बाद ऐलान हुआ, हम हमेशा रोकते हैं, हम टोकते हैं कि ये एक इंतशारी टोला है, ये एक सियासी जमात नहीं है। तो क्या उस इंतशारी टोले को आप मीनार पाकिस्तान पर इसी किस्म का जलसा करने की इजाजत देंगे या नहीं? शहजाद, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह की जुबान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से उन्होंने बयान की, गंडापुर ने, जो उस वक्त उनकी, मैं क्योंकि हमारा सहाफत से भी ताल्लुक रहा है शहजाद, बड़ी मुसद्दका इतलात हैं कि उस वक्त वो अपने होशो हवास में नहीं थे। जैसे ही जलसा खत्म होता है वो कहां जाते हैं? बगैर किसी बुलावे के चले जाते हैं। एक टेलीफोन कॉल पर ढेर होते हैं जिन पे वो तनकीद करते हैं, अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। तो बिल्कुल अटक पुल पार करके बताएं किस लबो लहजे के साथ, किस नीयत के साथ, किस नहीं करने दें। वो जहां गए वो आपको भी और हमें भी बखूबी मालूम है कहां गए थे, लेकिन उस तरफ अभी नहीं जाते। अब्दुल जलील जान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा। शुक्रिया अब्दुल जलील साहब में ज्वाइन करने का। आपकी जानिब में आता हूँ हसन साबिर साहब, ये जो इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में हुआ चंद रोज़ पहले आपने देखा, अब एक सियासी जमात, आपकी भी एक सियासी जमात है, आप भी बहुत बड़े बड़े जलसे कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते हैं, वफाक पे तनकीद करते हैं, दीगर जमातों पे करते हैं और बहुत बड़े जज्बे और पैशन के साथ करते हैं। आपके यहाँ पे तो कभी ऐसी बात नहीं हुई, माँ से भाई एक दफ़ा जब वो एक वाक़या हो गया और ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद कभी हमने नहीं ऐसा देखा, तो ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई देखें, हर चीज़ के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, सियासत की भी नॉर्म्स हैं। ये तरबियत की जाती है लीडर्स की तरफ से। जब सियासत में कोई कारकुन, आपको एमक्यूएम का, अगर मैं सिर्फ एमक्यूएम के बैकग्राउंड में बताऊं तो कारकुन से लीडरशिप तक का जो सफ़र है वो बड़ी तरबियत है हमारे पास। स्पेसिफिक बात करेंगे तो हमारे पास तरबियती नशिस्तें की जाती हैं। एक कारकुन की सियासी तरबियत इंतहाई ज़रूरी है, दीगर पार्टियों में भी होती है, लेकिन हम जिसकी स्पेसिफिक बात करें पीटीआई की, उनकी तरबियत करने वाला जो उनका लीडर है, उसने ही लोगों के अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया। जिन 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 नॉर्म्स के तहत वो अपनी पार्टी को चला रहे थे, या अभी भी वो उसी नॉर्म्स के तहत चल रही है, उसका तो मकसद यही की था कि लोगों को गालम गलोच करनी है, लोगों को बुरा भला कहना है, लोगों को चोर कहना है, लोगों को गालियाँ देनी है। उन्होंने मतलब अपने घर में भी शायद अपनी माँ बहन को नहीं बख्शा, और वो माशरे के अंदर भी वो उतर गए, सरायत कर गया। मीडिया को उन्होंने नहीं बख्शा, सियासतदानों को नहीं बख्शा। तो वो कोई उनके पास नॉर्म्स नहीं है, कहीं लिखी भी नहीं है उनके पास, कोई तरबियत नहीं है। आपको बहसीत जमात अफसोस होता है कि कभी आप इनका हिस्सा रहे हैं? इनका हिस्सा देखिए, मैंने अर्ज़ किया था कि हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और सीखा ये है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हम उस 3.5 साल के अरसे को अगर हम कहें कि हमें ये अंदाज़ा होगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें तो ये पता था कि जो सियासतदान है वो बुर्दबारी से पेश आता है, उसके कंधों पर उसके हलके के लोगों का वोट का एक प्रेशर होता है, उसको अपने हलके के लिए काम करना है, इस मुल्क के लिए काम करना है। नेशनल लेवल के ऊपर अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर पार्लियामेंट में मौजूद हैं तो आपने इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है, इसको एक मुल्क को पॉलिसी देनी है, उसको तरक्की की राह पर गामजन करना है, मुतारिफ कराना है नई मार्केट्स में इस मुल्क के हुनरमंदों को, इस मुल्क के बच्चों को जो है वो तालीम के जेवर से आरास्ता करना है, उनको आईटी से वाबस्ता करना है, और इस मुल्क को रूशनास कराना है कि ये मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज है, इस मुल्क में रहने वाले हुनरमंद हैं। कराची में किसी ज़माने में नो गो एरिया हुआ करते थे, तो अब एमक्यूएम के लिए ये जमात नो गो एरिया? देखिए, बिल्कुल नो गो एरिया कराची में पहले बिल्कुल थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं, आज ऐसा कुछ भी नहीं है। ना एमक्यूएम के लिए, ना एमक्यूएम ने कभी मनाए थे, मालूम है, लेकिन ये जमात क्या नो गो एरिया? देखिए, ये जमात अगर अपने रवैयों को तब्दील नहीं करेगी, अपने एतवार को तब्दील नहीं करेगी, अगर कर लिया तो नहीं करेगी, सही, तो देखें एक पॉलिटिकल सिस्टम है कि जमात मौजूद है, उन्होंने अगर पाबंदी लगाई है, हमने कभी पाबंदी नहीं लगाई। बातचीत जो सियासी तर्ज अमल है उसको अपनाएं, दरवाजे सब हर पार्टी के, हर दूसरी पार्टी के लिए खुले होते हैं। आपको यही अफसोस है वैसी जमात ने वक्त आपने ज़ाया किया ऐसी जमात के साथ? ऐसा ही है। वापस आते हैं शाहिदा रहमानी साहिबा, ये फरमाइएगा कि आज जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने बात की कि जी आज उनके लोग अगर जेल में हैं तो कल हम भी हो सकते हैं। और पाकिस्तान की सियासत में ये अक्सर रिवायत रही है कि आप एक जमात की हुकूमत तब्दील हुई और पुरानी जमात जो हुक्मरान साबिक हुक्मरान जमात थी उसके लोग जो है वो पाबंद सलासल हो गए। अच्छा होता कि वो ख़वातीन के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी
जिस किस्म के वहाँ पे लबो लहजा था, जो गालियाँ दी गई, मीडिया को तो छोड़ दें, उसके ऊपर भी वो बात करते और वही पैशन से बात करते। उनकी जो बहन थी बिल्कुल बैक बेंच पे बैठी हुई थी उनके साथ, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ये बात करते, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से। तो उस बारे में उन्होंने कोई बहुत तफसील से ऐसी बात नहीं की, इसकी क्या वजह है? देखिए, आज जो 2 दिन से माहौल था और स्पेशली पार्लिमान के साथ के अंदर जो कुछ वाक़यात हुए वो इंतहाई काबिल मज़म्मत थे, और इसी बात को उन्होंने दोहराया कि आज इनके साथ हुआ, कल पार्लियामेंट की, पार्लियामेंटेरियन की कोई वक़्त, कोई इज़्ज़त तो नहीं रही, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। जमहूरियत के अंदर पार्लिमान ही वो इदारा है जहाँ पे लेजिस्लेशन होती है, जहाँ पे आवाम के मसाइल हल होते हैं, और लोग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों के नुमाइंदे बनकर वहाँ पर आते हैं। तो सबसे अफसोसनाक पहलू तो ये था जिसका उन्होंने जिसके ऊपर उन्होंने तफसीली रोशनी भी डाली, रिकन्सिलेशन की बात भी की, और हुकूमत की जहाँ पॉजिटिव बात थी उसको सराहा भी कि इस वक्त जो फिज़िकल एयर है और उसमें जो हुकूमत का हदफ था कि 12% जो थी वो उनका टारगेट था कि महंगाई को हम कम करेंगे, लेकिन आज वो 9.6 पर आ गई। तो उसको उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, हालांकि वो अक्सर तनकीद करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि अपोजिशन का काम है तनकीद करना, तनकीद करते हैं, लेकिन रवादारी के साथ, वज़ादारी के साथ, पार्लिमानी रवायात के साथ। दौरान इजलास नहीं, दौरान इजलास हमारा पार्लिमानी इजलास हुआ, मैंने उसको पॉइंट आउट किया और उन्होंने कहा कि आप फौरन काकस का इजलास बुलाएं, उसमें इसको कंडेम करें, रेजोल्यूशन बनाएं और उसको पार्लियामेंट में लेके आएं। और उसको मैं जो खवातीन के हवाले से हुई उसको मैंने खैबर पख्तूनख्वा ने उस जलसे में उस पे हमारा कल जनरल असम्बली का इजलास था, विमेन पार्लियामेंट्री काकस का, उसमें तमाम पीटीआई ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उसके बाद तमाम पॉलिटिकल जमातों ने वुमेन कॉकस का मतलब हुआ कि उसमें सिर्फ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं। वुमेन पार्लियामेंटेरियन तो वहाँ पर हमारा एक जनरल असम्बली होती है जिसमें तमाम वुमेन पार्लियामेंटेरियन उसका पार्ट होती हैं, और एक होती है वर्किंग काउंसिल जिसमें हर पार्टी से एक ठीक। तो आपने क्या फैसला किया? तो हमने उसमें रेजोल्यूशन पास किए जिसकी मजम्मत भी की, और उसको हम असम्बली में भी लेकर रहे हैं ताकि उसको भरपूर तौर पे ना सिर्फ मजम्मत की जाए बल्कि उनके खिलाफ जो अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है और इसका बड़ा इम्पैक्ट भी है, लेकिन उनकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा इसका? वैसे पूछ रहा हूँ। देखिए, उनकी सेहत पे जो सियासी पार्टीज़ होती हैं जिनकी जिस तरह साबिब भाई ने कहा कि उनकी एक सियासी तरबियत होती है, हमारा भी एक स्टडी सर्कल होता है जहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स को सियासी तरबियत दी जाती है, और यही वजह है कि हमें टॉलरेंस, बर्दाश्त सिखाया जाता है। और आपने देखा कि जब भी ख़वातीन के हवाले से कोई इस तरह की बात हुई तो चेयरमैन साहब ने फ़ौरन फ्रंट पे आकर उसके खिलाफ स्टेटमेंट भी दिया। उनके खिलाफ जिस तरह मरियम की जब गिरफ्तारी हुई थी मरियम नवाज़ की, तो चेयरमैन साहब ने सबसे पहले आके उसे कंडेम किया था। इसी तरह जो वाकया कराची में हुआ था उसमें भी फौरी तौर पे कंडेम किया, और हमारी अपनी पार्टी के अंदर कोई इस तरह होता है तो फौरी तौर पे उसको कंडेम कर। ठीक, बिल्कुल सही। मौलाना अब्दुल जलील जान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा सर, सवाल ये था कि अभी इसी से कि वो जो जलसा हुआ और उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब ने कुछ ऐसी ख़वातीन के हवाले से ज़बान इस्तेमाल की, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि हमारा मुआशरा हो, हमारा मज़हब हो, बहैसियत इंसान हम तो कभी भी ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि इस किस्म की ज़बान हम इस्तेमाल करें। वो जुमले में दोहरा नहीं सकता, यकीनन आप दोहरा सकते हैं। तो एक सियासतदान है, एक इतने अहम आइनी मनसब पर फायज़ है, आपके ख्याल में वो ज़ेब देती है? और उसके बाद अगर वो शख्स शर्मिंदा भी नहीं है और कहता है जी मैंने माफ़ी नहीं मांगी, मैंने जो कहा था वो ठीक कहा था, तो फिर हम इस पे क्या तबसरा करें, क्या समझें, कैसे रिएक्ट करें, कैसे अपना रद्द अमल दें? जान साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। कल के 8 सितंबर के जलसे में जो जबान इस्तेमाल की गई है उसके हवाले से कोई ज़ीशऊर शख्स उसकी हिमायत नहीं कर सकता। खुद पार्टी के अंदर इन्होंने इस लहजे और इस जबान की मुखालफत की है, और आपको याद होगा जब इन्होंने हलफ लिया था तो उस वक्त भी उनका लबो लहजा इसी तरह था, और जिस जगह भी जलसा करते हैं इनका लबो लहजा इसी तरह होता है। मैं समझता हूँ कि 10 साल गवर्नमेंट में इन्होंने अपने अभी तक कुछ सीखा नहीं है, पार्लियामेंट से कुछ नहीं सीखा और यहाँ के माहौल से कुछ नहीं सीखा। तो हुकूमतें तो चलती है इत्तेफाक और यकजहती के साथ, लेकिन इनका हर वक्त हुकूमत के साथ फटा होता है। तो हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जिन हालात से दो चार है, तो उसका तकाजा भी यही है कि हुकूमत या वज़ीर आला अपने लहजे में तब्दीली लाए और अपने सूबे के लिए कुछ करके दिखाए। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि इस किस्म का लहजा इस्तेमाल करके वो अपने रास्ते खुद मजदूर कर रहा है।
फिर जिस किस्म की जबान औरतों के मुतालिक, सहाफ़ियों के मुतालिक या इदारों के मुतालिक की जाती है, तो ये गालिबन मेरा ख्याल नहीं आता कि इस कोई शख्स भी ऐसी जुबान की हिमायत करेगा। अब से कुछ अर्सा पहले अब्दुल जलील जान साहब, अब से कुछ अर्सा पहले आपकी जमात इसी जमात के साथ मिलके मुबैना धांधली के खिलाफ कुछ करने जा रही थी, तो फिर ये फरमा दीजिए कि उस वक्त भी आपको मालूम था कि इनका अंदर बाहर क्या है? आप सब समझते थे, वज़ीर आला का कंडक्ट भी पता था, बानी जो थे इनके उनका भी आपको बिल्कुल बखूबी इल्म है हर तरह का, आपके जो सरबरा हैं उनके खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल करते थे वो भी आपको बिल्कुल इल्म था, लेकिन फिर भी आप इनके साथ खड़े होने को तैयार थे। ऐसा क्यों? जनाब ऐसी बात नहीं है, आपने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हमारी नहीं सुनी कि हमने कहा कि हम इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। हमने सिर्फ इतना कहा है कि मुलाकातें क्यों हो रही थी? वो मुलाकातें जो थी वो क्या थी? फिर सुने तो सही ना हजरत, आप जरा जज्बात से काम न लें मेरी मैं तो बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा, आप से सुने। मैं आपको आजाद करना चाहता हूँ सर कि हमारी तरफ से कोई भी इनके पास अभी तक गया नहीं है। ये वो खुद आ रहे हैं, हमने उनको कहा है कि हमारा दानली वाला मौक़िफ़ है, और हम दानली ये नहीं कह रहे कि पंजाब में हुई है, हमने कहा है कि दानली सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई है। हमने उन पर वादे किया, अभी तक हमारी कोई स्ट्रगल उनके साथ नहीं हुई, अभी तक कोई जलसा उनके साथ इकट्ठा नहीं हुआ, अभी तक कोई स्ट्राइक उनके साथ इकट्ठी नहीं हुई। अच्छा, अगर आपकी मौलाना साहब आप किस तरह इल्जाम लगा रहे हैं कि आप एक सवाल फिर कौसर साहब के पास आगे मुझे जाना है। एक सवाल, अगर आप इस चीज़ पर बिल्कुल पुरएतमाद हैं, आपको यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है, तो इसका ये मतलब हुआ अगर आपकी बात को तस्लीम कर लिया जाए तो इस वक्त जो वो वज़ीर आला के मनसब पे बैठे हैं तो वो भी एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन के तहत बैठे हैं। 110% जी, हम तो बिल्कुल इसकी कहते हैं। पाकिस्तान भर में जो इलेक्शन हुआ है, हम इस हवाले से कहते हैं कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, धांधली ज़्यादा हुकूमतें हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, जो अभी आपने असम्बली के अंदर की बात की है सर, असम्बली में जो कुछ हुआ हम उसको इनकरेज नहीं करेंगे, डिस्करेज करेंगे, लेकिन याद रखें कि इस किस्म का वाकया पार्लियामेंट हाउस में, पार्लियामेंट लाजिज में हुआ था, जहां पर उलमा की पत्नियां खींची गई, उलमा को दाढ़ी से पकड़कर खींचा गया। तो उस वक्त भी स्पीकर ने, उस वक्त के स्पीकर ने इस पर एहतजाज नहीं किया, लेकिन आज के स्पीकर ने इसका एक्शन लिया है। ये होता है कुत्तों के रवैयों में फर्क। तो कम से कम देखें, एक हुकूमत आपके लिए करारदाद पास कर रही है, आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर पे भेजा रही है, बिल्कुल में बुझा रही है। जब असद कैसर स्पीकर थे तो उन्होंने किस मेंबर को में बुलाया था? आपने सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। मैं जी अभी ये लोग आ रहे हैं, तो कम से कम इन लोगों को अपने रवैयों में फर्क लाना चाहिए। अब भी वक्त है कि अपने रवैयों में वेरी राइट, बिल्कुल फर्क लाना चाहिए। कौसर काज़मी साहब, अब आपको ये यकीन है आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रियासत मुखालिफ जमात है, वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, मतलब आए दिन हम ये आपके बयानात ये सुनते हैं, आपसे मुराद ये कि आपकी पार्टी के, आपकी जमात के। अब अगर आप वाकई इस चीज़ पर बिल्कुल 100% मुत्तफिक हैं, तो फिर ऐसी जमात के साथ आपने डील कैसे करना है आइंदा आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों में? देखो जी, इस हवाले से शहजाद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने भी सवाल किया किसी से कि इसका इलाज क्या है। देखिए, इमरान खान साहब ने एक लंबा अरसा लगा के पाकिस्तान की एक पूरी नस्ल को खराब किया। अब वो उससे पीछे नहीं हट सकते। आप कहते हैं कि ये रवैयों में तब्दीली क्यों नहीं लाते, ये अपने लहजों में तब्दीली क्यों नहीं लाते, अपने अल्फाज का चुनाव दुरुस्त क्यों नहीं करते, तो ये कर ही नहीं सकते। जहां पे इन्होंने ये किया, जो एक टोला इन्होंने मखसूस तैयार कर दिया है पाकिस्तान के अंदर, जो तहरीक इंतशार के सपोर्टर्स हैं, वो इनको घर से ना निकलने दें। अब आपने बड़के मारनी है, सुल्तान राई वाली बड़के हो या केपी से बदर मनीर वाली, उनसे आप हरगिज पीछे नहीं हट सकते। ऐसी जमात का इलाज ये है कि किसी सूरत उनको मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाने की इजाजत ना दी जाए। आप उस केपीके के वजीर आला से क्या तवक्को करते हैं कि उसी दिन जिस दिन जलसा हो रहा था, अफगानिस्तान से हमारी फोर्सेस पर हमला होता है और वो दबे अल्फाजों में नहीं बल्कि खुल के उसकी तायीद करते हैं कि आप अगर ज्यादती करेंगे तो उस तरफ से फूल थोड़ा ही आएंगे। वो उसको क्या करार देने की कोशिश कर रहे थे। तो जो ऐसे अफराद हैं, उसके बाद एक प्रोग्राम में मेरे इनके पीटीआई के लोग बैठे हुए थे, वो कहते हैं जी हम तो ह्यूमन राइट्स के पास जा रहे हैं, हम तो बैन अल-अक़वामी इदारों को जो है वो इसमें शामिल करेंगे। मैंने एक बड़ा अरसा गुजारा बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर, पाकिस्तान हाई कमीशन में आजादी की तकरीब हो रही होती है, तो ये तहरीक इंतशार बार जो है एक हंगामा। कौसर साहब, पॉइंट वेल टेकन। आप समझते हैं जी आप समझते हैं कि ये जमात या इसके जो कुछ इंतशारी लोग हैं फितना है, आप ये समझते हैं?
इसमें कोई शक नहीं है शहजाद। अब तो अच्छा, अब सवाल ये तो मैंने मतलब पूछ लिया ना कि आप बाकी समझते हैं कि नहीं। सवाल ये है कि आप इस वक्त पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं, किसी भी तरह के फितने से कौम को निजात दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। सवाल ये है कि अगर आपको यकीन है कि ये एक फितना है तो आप कौम को इससे कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए, कौम को बारहा बताया जा सकता है। ठीक है, सियासत में एक शख्स की वजह से किसी भी सियासी जमात की तरफ आप बहुत ज्यादा दबाव इस हवाले से नहीं डाल सकते। मैं आपको ये बरमला बड़े बाशगाफ अल्फाज में बताता हूँ। इमरान खान साहब ने तायीद की गंडापुर के तमाम तर अल्फाज की और कहा कि जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो बुज़दिल लोग हैं, वो डरपोक लोग हैं। तो यकीनी तौर पर सारी जमात के अंदर कुछ अफराद जिन्होंने खुल के उसकी मजम्मत की वो बहरहाल मौजूद हैं। अब KPK के अंदर क्या हो रहा है, तकरीबन 2 से 3 दर्जन अफराद जो हैं वो तस्लीम नहीं कर रहे वजीर आला KPK को, उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने के चक्कर में। तो ये सारे आंसर हमारे सामने हैं। सर बात यह है कि देखें, आप एक बहुत सीनियर साफ़ी भी रह चुके हैं, आप इस वक्त एक तर्जुमान भी हैं, बाकी सारी आप बहुत सारे वाक़यात के यानी शाहिद भी हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें आसान अल्फाज में कि एक फितना है जिसको आप वाकई फितना समझते हैं आप हुक्मरान हैं, मुझे और मैं भी एक इस कौम का हिस्सा हूँ, कैसे इस फितने से निजात दिलाएंगे आप? देखिए, मैं बतौर तर्जुमान पंजाब ये बात नहीं कर रहा। एक शहरी होने के नाते, आपने कहा एक साबका सहाफ़ी होने के नाते, अगर ये जमात किसी और मुअज़्ज़ब माशरे में होती, बरतानिया की मिसाल आपके सामने है, वहां पे एक सियासी जमात का लबादा ओढ़े एक एक्सट्रीमिस्ट निकलते हैं बाहर, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है? 24 घंटे के अंदर अदालतें लगती हैं, उनको सजाएं होती हैं, उन पर पाबंदी की बातें होती हैं। हमारे यहाँ अगर पाबंदी की बात मैं करूं आज जाती हैसियत में, तो सबसे पहले 4 लोग निकलेंगे जो देखें जी सियासी जमात पे पहले तो ये फैसला कर लें कि क्या वो सियासी लोग हैं या इंतशारी। हमने तो साबित कर दिया, हम तो इस मौके पे अटल कायम है कि वो एक इंतशारी टोला है और उनके साथ किसी तरह नबर्द आजमा होना चाहिए जिस तरह। बहैसियत पाकिस्तानी शहरी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ कि आप इस वक्त मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं, आपसे मुराद आपकी जमात। मैं एक बहैसियत पाकिस्तानी शहरी आपसे सवाल करता हूं कि अगर ये फितना है, आपके पास क्या हल है? मुझे क्या आप जवाब देना चाहेंगे कि मैं भी एक वोटर हूं कि आप इस फितने से हमें कैसे हमारी जान छुड़ाएंगे, ये बता दीजिए बस। आज मैंने वाज़े अल्फाज में आपको बता दिया है कि ऐसी जमात, ऐसे इंतशारी टोले को पाबंद करना चाहिए, उन पे पाबंदी चाहिए नहीं चाहिए तो मैं कहूंगा ना, या कोई और कहेगा? आपने तो करना है, आप तो मतलब डिसीजन मेकर हैं, पॉलिसी मेकर हैं, आपने तो फैसला करना है सर। आप शायद अता तारड़ की मीडिया टॉक भूल चुके हैं जिसमें वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने ये कहा था कि हम पाबंदी लगाएंगे ऐसी जमात पे। हम आज भी अपने इस मौके पे कायम है। वो कब लग रही है? आज यकीनी तौर पे एक वफाक का मामला है। आप एक तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब से बात कर रहे हैं, तो वाज़े अल्फाज में अभी लाइन पे ले लें तो चलें, मैं वापस आपकी जानिब आता हूं, लेकिन ये कि मतलब यू आर कन्विंस्ड कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जाती हैसियत में हसन साहब, आर यू कन्विंस्ड? शहजाद भाई देखिए, मैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपने सवाल दूसरे एंगल से किया था। इंतशारी लोग हैं, इंतशारी कैफियत में, इंतशारी तरबियत के अंदर है, लिहाजा उनको बहुत मौके दिए हैं, बहुत ज़्यादा मौके मिले हैं, लेकिन उनकी शायद अब मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो नस्ल ख़राब कर दी गई पाकिस्तान के अंदर, जिनके जहन प्रागंदा कर दिए, हमें यकीन है आप ठीक कर लेंगे। और उसमें अब उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि वो बग़ैर पाबंदी के वो जहन सही हो सके। देखिए, एक नस्ल बर्बाद हो गई, नई नस्ल को बर्बादी की तरफ नहीं ले जाना है। देखिए ये जो लेकिन 2013 से इस्लाह की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है। इस्लाह के लिए शायद मौके फराहम कर दिए गए, बहुत अरसे से फराहम किया और अभी भी दिया गया। आपने अभी इनसे कौसर साहब से सवाल किया था, ये कह रहे हैं हम मौका दे रहे थे उनको। अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला इन्होंने दिया, उन्होंने कहा जी पाबंदी लगाने जा रहे हैं, तय हो गया। उन्होंने तो तय हो गया तक कहा था कि एक प्रिंसिपल पॉलिसी बन गई है कि इसमें होगा ऐसा। लेकिन वो पीपल्स पार्टी वाले दोस्त बीच में आ गए ना, बहुत सारी देखिए, बहुत सारी ऐसी जमातें पाकिस्तान में एग्जिस्ट आज भी करती हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगती है। मैं एक डायरेक्ट सवाल कलअदम तंजीम में बहुत सारी, एक डायरेक्ट सवाल, शेड्यूल 4 है, मैं सिर्फ इतने से कहूँगा शेड्यूल 4 एग्जिस्ट करता है कानून के अंदर। कानून का सहारा लीजिए। अगर ये सारी FIRs हैं जिसके अंदर फितना, फसाद, इस तरह की सारी चीज़ें, इंतशार, मुल्क के खिलाफ फसाद की बातें शेड्यूल 4 में डालें, पार्लियामेंट में लेके आए, शेड्यूल 4 में डालें। आप जरा आसान अल्फाज में शेड्यूल 4 को एक्सप्लेन भी कर दें। मैं शेड्यूल 4 देखिए कानून के अंदर मौजूद है, उसकी डेफिनेशन भी मौजूद है, उसके तहत बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर तंजीमें
जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, मुल्क के ख़िलाफ़ नैरेटिव बिल्ड करने में, मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाने में मुलविस थी। शेड्यूल 4 में उनको डाला गया। देखिए शेड्यूल 4 के तहत उनको कालादम करार दिया जा सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर पहले डाला जाता है। शेड्यूल 4 के अंदर ये पाबंदी लगाने से पहले की एक अच्छा एक बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे, आपसे मुराद आपकी जमात इस चीज़ पर कन्विंस्ड है, मुत्तफिक है कि इस जमात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अपने अंदर से चाहिए लोगों लगनी, ओहो वो तो अलग बात है, मैं गुजारिश वो तो करें ना करें वो अलग बात है, वो बात की बात है। लेकिन इस मौके पे, इस माहौल में, इस स्टेज पे आपके ख्याल में उन पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? मैं अगर आप इजाज़त दें दो मिनट सिर्फ आपको लूँगा। जितने इंतशारी लोग हैं उनको मार्क करना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनको एक तरफ लेके आना चाहिए, उनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हाईलाइट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी के अंदर इस पॉलिटिकल पार्टी के फ्यूचर का फैसला होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, क्या बुरे मार्क कर ली जाएं जिन लोगों को मुल्क से ज्यादा अपने लीडर और अपने कैदी की फिक्र है, उस कैदी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इस पर भी बात कर लीजिए, इस पर भी बात कर लें कि अब ये जमात है, इसके एक चेयरमैन है, एक साहब है जो उसके चेयरमैन नहीं है, माजी में उसके चेयरमैन थे, चलती किसकी है ये भी आप मेरे से बेहतर जानते हैं। सो फिर आप कैसे वो अलग करेंगे? ग्राउंड रियलिटी की सर बात करें, मतलब ये बाकी वो ना करें, पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से तो जितना इंतशार उन्होंने पैदा कर दिया है उस पूरे सिस्टम को चेंज करना चाहिए पीटीआई के। अगर उन्होंने पीटीआई के नाम से सियासत करनी है तो उस पीटीआई को इन तमाम इंतशारी लोगों से साफ होना। अगर नहीं करते तो पाबंदी डेफिनेट बात। शाहिदा रहमानी साहब, आप सबसे ज़्यादा खिलाफ हैं कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। एक जमात है कि जो करती है, फिर तो कल टीटीपी पे भी पाबंदी उठा दें, फिर दीगर जो सेक्टेरियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन पर भी हटा दें कि जी ठीक है उन्होंने अपना केडर चेंज कर लिया, वो ठीक हो गए। देखिए, जहाँ तक टीटीपी की बात है तो वो तो हम शुरू से कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं। उन्होंने कितने हज़ार सैकड़ों लोगों को शहीद किया है। हमारे मुल्क के अंदर जो जितनी भी दहशतगर्दी हुई उसकी टीटीपी जिम्मेदार। अब ये टीटीपी के सपोर्टर हैं और फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान नहीं, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानून हरकत में क्यों नहीं आता? उनको क्यों अदालतों से रिलीफ कर दिया जाता है जब कानून मौजूद है? जिस तरह साबिर भाई ने कहा कि हर चीज़ मौजूद है, शेड्यूल 4 भी मौजूद है, जो भी इंतशार फैलाता है, जो मुल्क में इंसर्जेंसी फैलाता है, उसके लिए कानून मौजूद है। लेकिन कोर्ट से क्यों बार बार रिलीफ मिल रहा है? हम तो कोर्ट अदालतों की तरफ हमने हमेशा देखा, चाहे हमें जस्टिस मिला नहीं मिला। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जस्टिस मिलने में 40 से 45 साल हमें इंतजार करना पड़ा, तो क्या हमने अदालतों पे हमला किया था? क्या उस वक्त जीएचक्यू पे हमला किया था? क्या उस वक्त हमारी लीडरशिप? पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, जो कंडक्ट है, उस मतलब 70 से लेके अब तक वो सबके सामने है और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अब मैं आपसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ क्वेश्चन अपना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी मजीद कौन सी हरकत करे जिससे आप कन्विंस हो जाएंगे उन पर पाबंदी लगनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वो पर्सन टू पर्सन, फॉर एग्जांपल अगर अली अमीन गंडापुर केपीके का चीफ मिनिस्टर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है तो कानून को हरकत में आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर कोई और शख्स करता है, जिस तरह इकबाल आफरीदी ने किया पार्लियामेंट के अंदर एक स्टैंडिंग कमेटी में खातून के साथ, तो एक कमेटी बना दी गई लेकिन उस कमेटी ने आज तक एक मीटिंग नहीं की। उस पर कानून जो हैरेसमेंट बिल वर्क प्लेस आता है वो उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, नहीं हुआ। जब वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके अब्यूज लैंग्वेज यूज की जाती है तो स्पीकर का काम है। आपके कॉकस ने क्या किया उस पे? आपके कॉकस कितनी खवातीन ने पार्लियामेंट की कौमी असेंबली की सेशन का बायकॉट किया, स्पीकर साहब से दरखास्त की कि इस पे कार्रवाई करें? अगर वो मस्ती खेल वाला वाक़या में हम खवातीन स्टैंड लेके ना खड़े होते तो उस पर पाबंदी नहीं लगती फुल सेशन। वो उस पर ये गवाह हैं साहिब भाई कि हम लोग स्पीकर साहब वो मेल जितने भी थे वो तो दरगुजर से काम लेना चाह रहे थे, लेकिन हम खड़े हुए, आप खड़े लेकिन हमने स्टैंड लिया। जी आप दोस्त फरमाइए, मैं किसी किस्म की कोई आपकी परफॉर्मेंस पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा था पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि तहरीक इंसाफ मजीद ऐसा क्या काम करे कि जिससे आप लोग मुतमईन हो जाए, कन्विंस हो जाए कि वाकई ये पाबंदी के काबिल हैं? आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप तो खुद मुअत्तरिफ हैं, लेकिन 2008 से 13 तक देखें कि हमारी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी नहीं थी और जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे, वो एमकेएम से हो, जेयूआई से हो, XYZ, हमने सबको उसका जो एज ए इस्तेहकाक था उसको दिया, ठीक है।
जब हम अपोजिशन में थे और जब हुकूमत, दोनों दफा पीटीआई को दावत दी गई। आज भी हमने कहा कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन अगर वो गलत करें तो गुजारिश सुन लीजिए। अब मैं आपको लाजवाब करना नहीं चाहता, बिल्कुल कतन मेरा ये मकसद नहीं है। अच्छा, मैं फिर मजीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उन्होंने तशद्दुद किया, आज से नहीं 2014 से ले लीजिए, वहां से निकले लोग, कत्ल हो गए। इंसानी 2014 पर आ जाए पीछे पूरा इंसानी जाने से लिए 2014 रियासत के इदारों पर जो है हमला कर दिया गया, पार्लियामान को मफलूज कर दिया गया, आइन की पामाली कर दी गई, आइन को तोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, रियासत को ललकारा गया, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का कहा गया, बिजली के बिल जलाने का कहा गया। क्वेश्चन इज दिस, आपके रहनुमाओं को, इनके नून लीग के सबको जेलों में डाला गया, करप्शन की गई, अब मजीद ऐसा वो क्या करेंगे आप कन्विंस हो जाए। अब आप मुझे सुनिए, ठीक है। 2014 में इस जमहूरियत की बिसात को लपेटने की जो साजिश हुई उसे हमने थ्रू पार्लियामान शिकस्त दी, और उस वक्त पीपल्स पार्टी हालांकि पीएमएलएन के अगेंस्ट थी, लेकिन जैसे ही ये साजिश हुई हमने पार्लियामान का इजलास डेली बेसिस पे रखा। 3 महीने जब तक धरना रहा, कंटिन्यू इजलास हुआ और हमने जमहूरी तरीके से शिकस्त दी। आज हैं 2018 पे, जब तमाम पॉलिटिकल जमातें आरटीएस बैठाने की वजह से जो इलेक्शन के नताइज तब्दील हुए, कोई पार्लियामान में नहीं आना चाह रहा था, पीपल्स पार्टी ने लीड ली, तमाम पॉलिटिकल जमातों को लेकर आए। फिर तमाम पॉलिटिकल जमातें जब पीडीएम बनी और कहा कि जी रिज़ाइन करेंगे, मौलाना साहब समेत, नून लीग समेत, पीपल्स पार्टी ने कहा हम रिज़ाइन नहीं करेंगे, हम जमहूरी तरीके से शिकस्त देंगे, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहली मरतबा पाकिस्तान में कामयाब हुआ। तमाम पॉलिटिकल जमात एक पेज पर आई और आपने देखा कि हमने जमहूरी तरीके से शिकस्त दी, मैदान छोड़ के नहीं भागे। अच्छा, आज भी हम यही कहते हैं, हाँ आज भी हम यही कहते हैं कि मेरा सवाल वहीं का वहीं है, पाबंदी और नो पाबंदी। मैं नहीं समझती कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगनी चाहिए। पीपल्स पार्टी नहीं, अगर कोई गलत करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए एज पर लॉ। मतलब अभी तक जो उन्होंने किया वो पाबंदी के काबिल नहीं है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि पर्सन टू पर्सन जो शख्स भी कानून को, आइन को वायलेट कर रहा है, जिस टाइम आर्टिकल डिप्टी स्पीकर ने गलत रूलिंग दी थी, आर्टिकल 6 लगा देते, किसी की जरूरत नहीं होती। आप ये कह रही है कि सियासी जमात को वो पाबंदी ना लगे, इंडिविजुअल्स को आप सजा दें, आप ये कह रही हैं। जब पर्सन टू पर्सन आप देंगे तो खुद ब खुद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आगे जाके वायलेशन करे। जो अफराद हैं उस फिर वो पॉलिटिकल जमात भी सही हो जाएगी। अब्दुल जलील जान साहब, आप फरमाइएगा कि क्या उन्होंने जो अब तक के उनकी हरकत हैं, उनके एक्शंस हैं, उनके जो खिताबात हैं, उसके मुताबिक क्या वो कानून के कटहरे में, दायरे में आते हैं कि पाबंदी लगा देनी चाहिए अब इनफ इज इनफ? एक तो मुझे आपने बहुत कम किया है, आपको पूरा वक्त है सर, आप जितना मर्जी ये वक्त बोलना चाहें बोलिए। जज़ाकल्लाह। जहाँ तक तो आपके सवाल का ताल्लुक है, तो अगर 9 मई के मुजरिमों को सजा दी जाती तो आज ये वाकयात पेश ना आते। 9 मई के वाकयात के बाद फरवरी के इंतखाबात में उनको नवाजा दिया, हुकूमत दी गई, तो आप कैसे समझते हैं कि इन पर पाबंदी लगेगी? जहाँ तक जमहूरी जमात होने के नाते मैं अपनी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ बयान करता हूँ कि हम जमहूरी लोग हैं और नेशनल पार्टी पर, जमीयत उलमा पर और हर जमात पर पाबंदियां लगी हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी पर पाबंदी नहीं लगी जी, कानूनी लगी हैं या गैर कानूनी लगी हैं, एक अपना एक। लेकिन मैं समझता हूँ कि जमात एक अलग चीज है और फर्द अलग चीज है। दुरुस्त। अगर जमात की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसी आती है जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ हो जमात की तरफ से, और फर्द की तरफ से जब आती है कुछ स्टेटमेंट, तो उसमें इख्तलाफ आ जाता है और अपनी पार्टी के लोग इस बात पर इख्तलाफ करते हैं कि नहीं, गंडापुर को ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जैसा कि गौर एडवोकेट साहब ने कहा। तो ये पार्टी में अंदर तजाद आ गया, एक महज कर रहा है, एक मुखालफत कर रहा है। तो इस मौके पे पार्टी पर नहीं बल्कि फर्द पर पाबंदी लगनी चाहिए, फर्द को बाउंड करना चाहिए, फर्द को सजा मिलनी चाहिए। हम इसके हक में नहीं है कि किसी जमात को 1, 2, 3, 4, 5 बंदों की रियासत दुश्मनी की वजह से पूरी जमात बैन हो जाए। जिस तरह दीगर वक्तों में पार्टियों पर पाबंदी लगी, हम उसके हक में नहीं थे, अब भी नहीं है कि किसी जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन जब फर्द गलती करता है तो उसी जमात से आवाज उठती है कि नहीं, ये गलत किया इसने। अच्छा चले, एक सवाल पूछ लूं बड़ा सीधा सा, आप ही का वक्त है, मतलब आप माइंड ना कीजिएगा, आप ही के ये वक्त है और आप ही से सवाल कर रहा हूं कि अब जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ये आपका एक मौक़िफ़ है, ओके। आप मुझे ऐसे 10 अफराद का नाम बता दीजिए उस जमात के टॉप टीयर के लोग
कि जिनकी वजह से इस जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, और क्या वाकई वो इस जमात को टेक ओवर कर सकते हैं सही मानों में जमहूरी जमात के तौर पे, JUI, MQM, पीपल्स पार्टी, नून लीग की तरह चला सकते हैं? देखो, ये जमात का अपना मामला है। ये सवाल तो आप उनकी जमात से पूछ सकते हैं कि कितने बंदे उसकी जमात में मुहिब वतन है। नहीं, लेकिन पाबंदी की बात हो रही है ना, कि अगर ऐसे लोग हैं आप समझते हैं कि जो इस जमात को पाबंदी के बगैर ठीक तौर पे चला सकते हैं, तो फिर तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। आप एक सियासी जमात को, एक जमहूरी पसंद जमात को इस बात पर, इस सवाल पर मजबूर क्यों कर रहे हैं कि आप उस पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं चाहिए? अगर मुल्क दुश्मन जमात है, उसके एविडेंस हैं, तो हम तो नहीं कहेंगे कि उस पर नहीं लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। आपके ख्याल में, आप चीजों को, मौलाना साहब, आप चीजों को बहुत करीब से देखते हैं, आपके ख्याल में क्या ऐसे एविडेंस सबूत मौजूद हैं कि ये रियासत मुखालिफ, मुल्क दुश्मन जो एक्टिविटीज हैं? ये तो हमें इंटीरियर बताएगी, ये तो हमें इंटेलिजेंस अदारे बताएंगे। अच्छा, आपको नहीं पता अभी? आप अभी डाउट का शिकार हैं? नहीं, मैं डाउट का शिकार नहीं हूँ, मैं खुलम बात कर रहा हूँ। मैं खुलम बात कर रहा हूँ कि फर्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तभी ये हालात पेश आए। जब 9 मई का वाकया हुआ, एक तरफ आप कहते हैं 9 मई का वाकया, एक तरफ आप कहते हैं इसराइली एजेंट, वहां से पैसे, वहां से फंडिंग, सादिक खान के मुकाबले में जैक गोल्डस्मिथ को सपोर्ट करना, पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू और इस तरह के बयान आते हैं। दूसरी जानिब आपसे सवाल मैं करता हूँ, या कोई करता है तो आप कहते हैं कि नहीं जी इदारे बताएंगे। आपकी अदालतों ने उन्हें क्यों छोड़ा? ओ सर, वो बात अलहदा है, लेकिन मेरी गुजारिश, मौलाना साहब, मेरी गुजारिश ये है आपसे कि एक तरफ आपके बयानात जो हैं वो बड़े क्रिटिकल, टू द पॉइंट होते हैं कि जैसे आप जज, एग्जीक्यूशनर और वो बन गए हैं, लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि जब सवाल करते हैं तो फिर इदारे बताएंगे। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, मुत्तफिक हैं, कन्विंस्ड हैं, तो कम से कम बयान देने में तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, जो जिसको फंडिंग होती है, ख्वाह वो मेरी जमात है या जो भी हो, उसको तो पाकिस्तान रहना भी नहीं चाहिए। आप चलें, क्या PTI मुल्क दुश्मन कुव्वत है? ये तो तहकीकात करके पता चलेगा ना। हमने तो इल्जाम लगाया था साल के बाद। आपका हिसाब क्या कहता है? या किसी आपका हिसाब क्या कहता है? तहकीकात होनी चाहिए थी ना। मौलाना साहब, आपका हिसाब क्या कहता है? कौन जी? आपका हिसाब क्या कहता है? हमारा हिसाब ये क्या कहते, किस बारे में? इसी बारे में कि क्या ये मुल्क दुश्मन कुव्वत है या नहीं। देखिए, हमने जो बातें कही थी, हम उस बातों पर खड़े हैं। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि आपका सर, आपका हिसाब क्या कहता है कि क्या तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन कुव्वत है या नहीं है? जज ना बने अभी, इस वक्त आप जज ना बने। नहीं, मैं तो नहीं बन रहा, मैं तो आपको जज बनाना चाह रहा हूँ। मैं तो आपको जज बनाना चाह रहा हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि आपका हिसाब क्या कहता है, क्या तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन कुव्वत है या नहीं? ये हैसियत जमात कह दूं या हैसियत फर्क कह दूं, मैं कैसे आपको बताऊं? मुझे आप सवाल ऐसा करें कि मैं आपको, आप किस किस्म का? चलें, मैं एक और सवाल, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं। क्या तहरीक इंसाफ या उसके कुछ लोग मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं या नहीं? बिल्कुल रहे हैं। ओके, ठीक हो गया, पॉइंट वेल टेकन। हसन साहब, रहे हैं। जी, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कर दी। आपकी बात आ गई। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से तहकीकात क्यों रुकी हुई है? अच्छा, हसन साहब, जी, आपसे बेहतर कौन जानता है हसन साहब, अगर कोई शख्स या जमात या उसके अफराद, उसके लीडरान मुल्क दुश्मन सरगर्मी, मुल्क दुश्मन कहने को तो बड़ा आसान सा लफ्ज़ है मुल्क दुश्मन, लेकिन बड़ा इसका डीप कॉन्टेक्स्ट है, रहे हों, तो फिर इस जमात को कैसे डील किया जाए? तज़ब्ज़ुब का शिकार रहें कि जी अदालत बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसमें तो फिर एक यूनिटी होनी चाहिए। शायद भाई, अगर आज भी लोगों में तज़ब्ज़ुब है, आज भी अगर ये, आपने तो बड़ा कन्विंस कह दिया, और गलत और सही को सही कहने से कतरा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए कोई बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बात यहाँ जो हो रही है कि 9 मई के जो जितने भी किरदार हैं उनको सज़ा फिलफौर दी जाए, उनका जो भी ट्रायल होना है, चाहे वो सिविल कोर्ट्स के अंदर होना है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होना है। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स में चूँकि शायद ये जो PTI के कारकुनान हैं, लीडरान हैं, इन्होंने कभी फेस नहीं किया। MQM ने फेस किया है, MQM ने कभी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, MQM ने फेस किया और उसके अंदर MQM जो है वो सुरखरू होकर बाहर भी आई है। MQM ने कभी इस चीज़ के ऊपर एतराज़ भी नहीं किया। MQM पर बेइंतहा इल्ज़ामात लगे हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारी ऐसी सरगर्मियों के इल्ज़ामात लगे जो MQM ने कभी की भी नहीं थी, लेकिन MQM अपने तमाम इन मामलात को अदालतों के ज़रिए और एक देरपा तरीके से और एक अच्छे हल की तरफ लेके गई और पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा रही।
अपना डेमोक्रेटिक वे नहीं छोड़ा, इस सियासत के अंदर लाशऊरी नहीं दिखाई, सियासत के अंदर कभी बदतमीजी कल्चर को परवान नहीं चढ़ाया, कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसको गाली और उसका हमने कोई प्रचार नहीं किया, ना ही इसको परवान चढ़ाया, ना ही हमारे कारकुनान में से किसी ने आज भी ऐसी कोई काम नहीं किया। लिहाजा जिस तरफ से ऐसी शोरिश उठती है तो ये हुकूमत वक्त का काम होता है, इदारों की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क को प्रोटेक्ट करें। देखें ये हमारे अजदाद की मीरास है, इसको संभालने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। मुल्क बना के अगर हमारे अजदाद ने हमारे हवाले किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको इंतशारी टोलों के हवाले करते चले जाएं। वो मुल्क को जो खोखला कर रहे हैं, जो बैरूनी ताकतों से मदद लेते हैं, वो चाहे वो किसी फंड के सूरत में हो, किसी और सूरत में हो, माली मदद लेते हो या और कोई एक मॉरल सपोर्ट लेते हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप फाइनल क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपसे भी शाहिदा रहमानी साहिबा, अब बहैसियत एलाइड पार्टी आपके ख्याल में हुकूमत और रियासत का क्या कंडक्ट होना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करे, क्या फैसला करे, और आपकी क्या सपोर्ट होगी उस फैसले में? देखिए, रियासत को इन 25 करोड़ आवाम के बारे में सोचना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ को मुरतब करना चाहिए, मामलात जो इदारे देख रहे हो, जो अदालतें देख रही हैं, उनके सुपुर्द करना चाहिए, निगोशिएट नहीं करना चाहिए। निगोशिएट किसी भी किस्म के ऐसे इंतशारी टोले से या दहशत गर्दों से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। स्पेसिफिक टू पीटीआई रियासत को क्या करना चाहिए? पीटीआई को गवर्नमेंट ने शायद बहुत ज्यादा चांसेस दिए हैं, बहुत ज्यादा नर्म लहजे में बात करते हैं, बहुत ज्यादा अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए देते हैं। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा चेंज करना चाहिए रवैये को, थोड़ा सा उनको एक कॉल देनी चाहिए कि अपने रवैयों को वो पीटीआई तब्दील करे, अपने लोगों की तर्जुमानी, अगर जिनके पास से अगर वो कहते हैं वोट लेके आए तो उन लोगों की तर्जुमानी करे, ना कि इंतशार फैलाए, ना कि खोखला और कमजोर करे। ये तो कई दफा कह दिया, दोबारा अगर नहीं कहने की जरूरत पेश आए तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए। हुकूमत के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंट करें। देखिए, हुकूमत जहाँ जहाँ समझ रही है, मैं समझती हूँ लेजिस्लेशन भी हो रही है। फॉर एग्जांपल 9 मई के बाद जो जलसे की इजाज़त अभी दी गई, उसके अंदर फिर एक कानून साजी हुई और कानून साजी में उनको पाबंद किया गया कि, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जी 7 बजे नहीं ख़त्म कर सकते, 8 बजे नहीं ख़त्म कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब एक लिमिट लाइन दी जाती तो आपने जब उस पर सिग्नेचर किया, अव्वल तो करना नहीं चाहिए। जब आपने सिग्नेचर कर दिया तो आप उसके पाबंद है और आपको उन रूल्स पर होना चाहिए। अगर नहीं किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, मैं इसको मना नहीं करती, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आके आपने उनको विक्टिम कर दिया। उसको जो भी उसके जिम्मेदार थे उनको वहीं गिरफ्तार करना चाहिए था निकलने के साथ। आप अली अमीन गंडापुर एक लैंग्वेज यूज करते रहे, उसी जलसे से निकल के चले गए। आपने टाइम क्यों दिया? जब वो निकले थे आपको अरेस्ट करना चाहिए था कि आपने किस तरीके, इस तरह से कानून पे मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। किसी के साथ भी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। कोई कानून जब सबके लिए बराबर है, ये नहीं होना चाहिए कि एक गवर्नमेंट मुकदमा दर्ज कराती, कोर्ट उनको रिलीफ दे देती है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन साबिर साहब, शाहिदा रहमानी साहिबा, अब्दुल जलील जान साहब, कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद। इन गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।